हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ पुस्तक सबसे सरल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपने सामान्य गणित का अगला अध्याय महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य में सबसे पहले हम इनका अर्थ समझेंगे। महत्तम समापवर्तक को एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक को एलसीएम भी कहते हैं और इनको शॉर्ट में मैस और लेस के नाम से भी जाना जाता है। एचसीएफ की फुल फॉर्म हुई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम की फुल फॉर्म हुई लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्ली। इनका हिंदी अर्थ हुआ लघुत्तम समापवर्त्य और इसका हिंदी अर्थ हुआ महत्तम समापवर्तक। यह तो बात थी इनके अर्थ की। अब यहां अपने हिसाब से मैं और बता देता हूं। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा और लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। सम का मतलब होता है समान और यहां भी सम का मतलब होता है समान। यहां शब्द है अपवर्तक और यहां है अपवर्त्य। तो हमें यहां अपवर्तक और अपवर्त्य को समझना है। जब हम इन शब्दों को समझ लेंगे तो इनकी परिभाषा भी बड़ी आसानी से हमें याद हो जाएगी और इनका जो हम अध्ययन करेंगे तो फिर हमारे कोई किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी। तो अपवर्तक क्या है? अपवर्तक होता है गुणनखंड और अपवर्त्य क्या है? गुणज होता है। यहां मैं एक उदाहरण देकर के आपको बताऊंगा अपवर्तक क्या है और अपवर्त्य क्या है, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे एक संख्या है 20, इसके गुणनखंड करते हैं तो 2, 4, 5, 10, 20 इस तरह से इसके गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं। ये जो गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहे हैं ये अपवर्तक है। 20 के क्या है? अपवर्तक है। इसी तरह से हम अपवर्त्य की बात करें तो कोई संख्या है जैसे 2, 3, 6, ये संख्या 12 की अपवर्त्य है। यह संख्या 12 की अपवर्त्य है, यानी 2 का भी 12 में पूरा पूरा भाग जाता है, 3 का भी 12 में पूरा पूरा भाग जाता है, 6 का भी 12 में पूरा पूरा भाग जाता है। जिन संख्याओं का पूरा पूरा जिस संख्या भाग जाता है वो इसके अपवर्त्य हुए और जिस संख्या के हमने गुणनखंड किए वो क्या हुए? इसके अपवर्तक। अब हम यहां महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा समझेंगे। महत्तम समापवर्तक कहते किसे हैं और लघुत्तम समापवर्त्य कहते किसे हैं? तो सबसे पहले हम महत्तम समापवर्तक की परिभाषा देखते हैं। महत्तम समापवर्तक का मतलब आपको मैंने बता ही दिया। महत्तम समापवर्तक वह संख्या है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। तथा लघुत्तम समापवर्त्य वह संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग। हम इनकी परिभाषा पढ़ते हैं। महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। यहां परिभाषा को ध्यान से देखने वाली बात यह है कि एक तो बड़ी से बड़ी संख्या और यहां लिखा है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। अब देखो दी गई संख्या अपने पास 15 और 25 हैं, तो दी गई संख्याओं में भाग देना है और ऐसी कौन सी संख्या है जो बड़ी से बड़ी है और जिसका इन दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है? तो इनका में से है 5। 5 का क्या होता है कि 5 का 15 में भी तो पूरा पूरा भाग जा रहा है और 25 में भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इन दी गई संख्याओं में ये जो 5 है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका पूरा पूरा भाग जाता है। इस 5 से बड़ी ऐसी और कोई संख्या नहीं है जिनका 15 और 25 में पूरा पूरा भाग जाए। छोटी तो 1 है, 1 का इन दोनों में जाता है, लेकिन छोटी हमें लेनी नहीं है, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। एलसीएम की परिभाषा ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या, यहां बड़ी से बड़ी सी थी और यहां छोटी से छोटी संख्या, यहां जिसका लिखा था यहां जिसमें
जो संख्या हम ज्ञात करेंगे उसमें भाग देंगे जो हमें दी हुई संख्या है उनका, और उन सभी संख्याओं का उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे हमें दी गई संख्या 15, 25 ही है और इनका हम अगर लसागु ज्ञात करेंगे तो 75 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इस 15 और 25 का पूरा पूरा भाग जाता है और वो छोटी से छोटी संख्या है, यानी 15 का 75 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा और 25 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और इससे बड़ी संख्या तो 150 दी आ जाएगी जिसमें इन दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन हमें बड़ी नहीं, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, और 75 से और छोटी संख्या कोई ऐसी नहीं है जिसमें 15 और 25 का पूरा पूरा भाग जाए। मैंने यहाँ दोनों की परिभाषाएं बहुत ही सरल रूप से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आपके समझ में आई होगी, नहीं आई तो इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लें और 2-4 बार इनको अच्छे से ढंग से पढ़ोगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा। अब हमने महत्तम समापवर्तक का अर्थ, लघुत्तम समापवर्त्य का अर्थ समझा, इनकी परिभाषाएं समझी। अब ये हम ज्ञात कैसे करें? यहां 15 और 25 का 5 है और यहां 15 और 25 का 75 है, लेस है, और में से क्या है 5 है। ये हमने लिख दिया, लेकिन इनको हमने ज्ञात कैसे किया ये पढ़ेंगे कि इनको हम ज्ञात कैसे करें। इनको ज्ञात करने की 2 या 3 विधियां हो सकती हैं, लेकिन जो सरल विधियां हैं और जिनसे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं उन विधियों को हम ढंग से समझेंगे। सबसे पहले हम में से ज्ञात करने की भाग विधि पढ़ेंगे, और दूसरी विधि है में से की गुणनखंड विधि। भाग विधि क्या है? जैसे हमने कोई 2 संख्या ली, 2 संख्या हमें दी हैं 16 और 20, इनका में से ज्ञात कीजिए। तो हम इसको भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं? भाग विधि से ज्ञात करने के लिए आपको भाग का निशान बनाना पड़ेगा। बड़ी संख्या है वो इसके अंदर और जो छोटी संख्या है उसको हम बाहर रखेंगे। ये पहली सावधानी। अब इसमें भाग देंगे, 16 को 1 तक भाग देंगे तो 16 1 का 16, 20 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 4। जो यहां शेष फल बच गया उसके जस्ट आगे भाग का निशान और बना दें। यह दूसरी सावधानी। पहली सावधानी कि बड़ी संख्या को अंदर, छोटी संख्या को बाहर, और भाग देने के बाद में जो शेष फल बचेगा उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है, उसके जस्ट आगे भाग का निशान लगा करके जिस संख्या से भाग किया था उसको अंदर ले आएंगे। फिर इसमें भाग देंगे 4 × 4 16, 4 चौका 16, और यहां से फल कुछ नहीं बचा। जब शेष फल कुछ नहीं बचे और भाग पूरा पूरा चला जाए तो हमें इस बात पर ध्यान देनी है, इस बात पर नहीं, भाग फल पर नहीं, जिस संख्या से हमने भाग किया है वो ही इसका क्या होगा, में से होगा। इसका जो उत्तर आ रहा है वो नहीं, जिस संख्या से हमने भाग किया वो इसका में से होगा। यहां हमने 3 बातें ध्यान में रखनी। एक तो बड़ी संख्या को अंदर, छोटी संख्या को बाहर रख करके भाग देंगे। दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी है, जो शेष फल है उसके जस्ट आगे भाग का निशान लगा देंगे और जिस संख्या से हमने भाग दिया था उसको इसके अंदर ले आएंगे। और तीसरी बात ये ध्यान में देंगे कि जब भाग पूरा पूरा चला जाए तो उत्तर की तरफ ध्यान नहीं देना है, जिस संख्या से भाग दिया गया था वो ही इनका क्या होगा, में से। तो इसका में से हुआ 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 16 में भी तो पूरा पूरा भाग जाता है और 20 में भी पूरा पूरा भाग जाता है। 4 से और बड़ी संख्या कोई नहीं है जिनका इनमें पूरा पूरा भाग जाए। छोटी संख्या तो और मिल जाएगी लेकिन हमें छोटी और लिखनी नहीं है। तो ये तो अपनी में से को की भाग विधि थी। दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से पहले हम
दो संख्या का उदाहरण लेकर के और एक बार हम भाग विधि से हल करते हैं। एक संख्या का और उदाहरण लेते हैं। अब आप सभी उत्सुक होंगे कि अब की वाली संख्या का हम खुद निकालेंगे। देखिए, दो संख्या में यहां रखता हूं बोर्ड के ऊपर 15 और 25। 15 और 25 हमने ये संख्या रखी। 15 और 25 का मैंने उदाहरण भी दे दिया था पहले, शायद संख्या बदल देते हैं। यहां पर हम और रख देते हैं दो संख्या 27 और 45। ये 27 और 45 दो संख्या हैं, इनका हमें में से ज्ञात करना है और भाग विधि से। तो हमें सबसे पहले जो ध्यान में रखने वाली बात थी कि बड़ी संख्या है उसको किसके अंदर, छोटी संख्या है उसको बाहर। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। 27 एका 27, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां आएगा 8 और यहां आएगा 1, 18। अब ये शेषफल है, शेषफल के जस्ट आगे हमें क्या करना होता है, भाग का निशान, और उस भाग के निशान में जिस संख्या से भाग किया था उसको लेकर के आएंगे। अब इसका इसमें भाग देंगे तो 1 पर जाएगा 18, 2 पर तो 36 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। फिर इसको घटाएंगे तो आएगा 9, और इस शेषफल के आगे जस्ट आगे क्या लगा देंगे, भाग का निशान। ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी तब तक पूरा पूरा भाग न चला जाए। अब यहाँ 27 को नहीं लेकर के आएंगे, इस संख्या को लेकर के आएंगे अंदर जिसका हमने भाग किया था, और 9 दूनी 18, 18 में से 18 गए 0। यहां अब शेषफल कुछ नहीं बचा, तो हमें उत्तर की तरफ ध्यान नहीं देना है। यह जो अपनी तीसरी बात थी, जिस संख्या से हमने भाग किया था वो ही क्या होगा, में से। तो इनका में से क्या हुआ, 9। ये भाग विधि से हमने में से ज्ञात करने की जो प्रक्रिया समझी, आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में भी आई होगी। यहां अभी तक तो 2 ही संख्या है, आगे हो सकता है 3 संख्याओं का, हो सकता है 4 संख्याओं का। तो फिर हम कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। उससे पहले हम गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं ये जान लेते हैं। गुणनखंड विधि से हम देखते हैं कि में से कैसे ज्ञात करते हैं। गुणनखंड विधि में जैसे मान लो हमने कोई संख्या ले ली, कौन सी संख्या ले, हमने ले ली 280 और 735। 280 और 735, इन दो संख्याओं का हमें गुणनखंड विधि से में से ज्ञात करना है। तो 280 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 इंटू कितना हो जाएगा इसका 140 का और करेंगे तो 2 इंटू 70 और फिर 2 इंटू 35 और 5 और 7, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। 280 का 2 इंटू 2 इंटू 2 5 और 7, ये गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस तरह से 280 को यहां रख करके 2 का भाग देंगे और ये आएगा 140, इसका भाग देंगे जो उत्तर आएगा वो 70, इसका भाग देंगे तो उत्तर आएगा 35। फिर बड़ी संख्या 5 लेते हैं, यहाँ 5 का भाग देंगे तो 7 और फिर 7 का भाग देंगे तो 1। ये जो संख्याएं आई ये इसके गुणनखंड हुए। ये अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, यहाँ हम इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। उसी हिसाब से 735 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं और वो लिख लेते हैं। तो इसके 735 की अभाज्य गुणनखंड 2 का इसमें जा नहीं रहा है, 5 का ही दे देते हैं सबसे पहले, और इसका जवाब आएगा 147। और 147 में शायद भाग जाएगा 3 का, तो 4 या 12 9 या 27, और फिर हम इसमें 7 का देंगे, 7 इंटू 7 ये इसका आ जाएगा 3 गुना में 5 गुना में 7 गुना में 7। इस तरह से हमने इनकी क्या कर लिए, गुणनखंड ज्ञात कर लिए। और इन दोनों गुणनखंडों में से जो कॉमन है वो गुणनखंड लेंगे। देखते हैं 2 इसमें नहीं है,
3 इसमें नहीं है, तो 5, एक तो 5 इसमें है और एक इसमें है, एक 7 इसमें है, एक 7 भी यहां से ले लेंगे। तो दोनों में जो कॉमन है वो समान गुणनखंड वो ले लेंगे, तो 5 गुना में 7 ये कॉमन हुआ, इसका उत्तर हुआ 35। तो इनका जो मैस है वो आया 35। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि गुणनखंड विधि तो थोड़ी कठिन है, इससे तो भाग विधि अच्छी है, उससे हम जल्दी हल कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप चाहे भाग विधि से इनको हल करो, चाहे आप गुणनखंड विधि से हल करो। गुणनखंड विधि से हल करना है तो इनके अभाज्य गुणनखंड लेने होंगे और जो समान गुणनखंड हैं उनको एक तरफ रख करके गुणा करके उनका जवाब ले लेंगे। इसी तरह से हम एक और संख्या लेते हैं, एक और संख्या लेते हैं जिनका हम गुणनखंड विधि से याद करेंगे। जैसे 26, 91, 117 ये संख्या है 26, 91, 117। तो इनको भाग विधि और गुणनखंड की विधि दोनों विधियों से हम याद करेंगे और साथ में अपने ये 3 संख्याओं का हमें ज्ञात करना भी आ जाएगा। अब तक तो हमने 2 संख्याओं का मैं से ज्ञात करना सीखा था, अब हम 3 संख्याओं का मैं से ज्ञात करना सीखेंगे। 3 संख्याओं का मैं से हम भाग विधि से कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम जो 2 संख्याएं छोटी वाली उनको ले लेते हैं, उनमें से जो बड़ी संख्या है उनको तो भाग के अंदर, जो छोटी संख्या है उसको बाहर। 26 का इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 तक जाएगा, 26 या 78, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 13 और जस्ट आके भाग का निशान 26 अंदर लिया, 13 दूनी 26, कुछ भी शेष नहीं बचा। तो इन 2 संख्याओं का जो आया था वो आया 13। अब 13 और 17 का करते हैं, इनका जो मैं से आएगा उसका जो शेष बची हुई संख्या है उसके साथ हम ज्ञात करेंगे। तो यहां बड़ी संख्या है 117 और 13 है वो छोटी है, तो हम छोटी वाली संख्या को ले लेंगे। यहां इसको इससे गुणा करेंगे तो शायद पूरा पूरा जाएगा 9 से, 13 को 9 से गुणा करेंगे तो 117 आएगा। ठीक है, तो यहां जो भाग दिया गया उस संख्या का ध्यान रखेंगे, वही संख्या क्या होगी इसकी मैस है। तो इन दोनों संख्याओं का मैस है क्या आया 13, इन दोनों संख्याओं का 13, इनका 13। तो कुल मिलाकर के इन तीनों संख्याओं का जो मैस है वो भाग विधि से अपना 13 है। इसी तरह से अगर हम इसको गुणनखंड विधि से हल करना चाहेंगे तो पहले 26 के गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना में 13 बस। इसके बाद में 91 का करना चाहेंगे, तो 91 का करना चाहेंगे तो कितना आएगा, 91 का आ जाएगा 7 इंटू 13, 13 7 91। इसी तरह से 117 का करेंगे, 117 का कितना आएगा, 117 का आएगा अपने यहाँ 3 गुना में 3 गुना में 13, 3 गुना में 3 गुना में 13। हमने देखा था ना 13 को 9 से गुणा किया था तो 117 आया था। ठीक है, 3 इंटू 3 गुणा में 13। तो ये अपने इनके गुणनखंड हो गए। ऐसे आपको सीधा गुणनखंड नहीं निकालना है तो गुणनखंड विधि से आप इनको हल कर लें और हल करके इनमें से देखें कि समान गुणनखंड कौन से हैं। यहाँ समान संख्या 13 13 13, ये 13 ही एक ऐसी संख्या है जो सभी में आ रही है, बाकी और संख्या 2 इनमें नहीं है, 7 इन दोनों में नहीं है, 3 इन दोनों में नहीं है, इसलिए ये बाकी तो इनमें समान नहीं है। लेकिन 13 क्या है, एक समान है, जो समान है उसको हम अलग लिखेंगे और वही उसका क्या होगा मैस है। तो आपने यहां 3 संख्याओं का भाग विधि से और गुणनखंड विधि से मैस ज्ञात करना सीखा। अब हम सीखेंगे लय से ज्ञात करना। हम लय से ज्ञात करने की भी 2 विधियां हैं। एक विधि तो इस तरह से हम अपनी जो सामान्य विधि है जैसे 20 30 40 को इसके अंदर ले लेते हैं। सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग देते हैं, ये भाग विधि की तरह ही है। और 2 का भाग देंगे तो इसमें जो भाग आएगा भागफल वो यहां पर लिखते हैं, यानी 2 का 20 में भाग देंगे तो 10, 30 में देंगे तो 15,
और 40 में देंगे तो 20। इसी तरह से अब और आगे हम 2 का भाग दे सकते हैं, तब तक जब तक 2 का भाग जाए तब तक हमें भाग देते रहना है और उत्तर आए उनको यहाँ लिख देना है। अब 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आ गया, 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो क्या करें, तो यहाँ वो संख्या एग्जिट है वैसे की वैसे ही नीचे लिख देनी है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। और यहाँ 10, फिर 2 का भाग देंगे, 5 में नहीं जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा है, 10 में जा रहा है। अब इसमें 2 का और भाग नहीं जाने वाला, अब इसमें 3 का भाग जाने वाला है, 5 या 15 और 5। अब इसमें 3 का नहीं 5 का भाग जाने वाला है, 1 1 1। जब 1 1 आ जाए तब हमें इसको रोक देना है। अब जो ये संख्या आई, इन संख्याओं को एक तरफ लिख करके गुणा का निशान लगा देना है, यानी 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर 3 और फिर 5, इनको आपस में गुणा में रखना है और गुणा करके इनका जो गुणनफल आए वही अपना उत्तर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पंजे कितने होते हैं वो यहां हम लिख देंगे। 120। ठीक है, तो इन संख्याओं का जो लेस है वो हुआ 120। इनका लेस है ज्ञात करने की अगली विधि है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जो ये संख्या दी गई है उनके हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं और उनमें से जो ज्यादा बार आया है उसको हम उनसे अलग करके गुणा करके इनका उत्तर निकालेंगे। इसको समझते हैं पहले। जैसे 20 का गुणनखंड करना है तो 20 का गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग देते हैं 10, फिर 2 का 5 और फिर 5 का 1। तो इस हिसाब से इसका गुणनखंड हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। इसी तरह से हम 30 का गुणनखंड प्राप्त करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी प्रकार हम 40 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5। इस तरह से 20, 30 और 40 के हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर दिए। इनमें देखते हैं 2 सबसे ज्यादा बार कितनी बार कौन सा है, 3 बार है। उसमें देख रहे थे कॉमन कम से कम कितनी बार है, इसमें ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार आया वो लिख देते हैं। फिर देखते हैं 3, इनमें आया नहीं, लेकिन एक बार यहाँ 3 है और फिर 5। तो इस हिसाब से इनका 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30, 60 और 2 120, 60 इंटू 2 120। इस तरह से इसका जो गुणनखंड विधि से हमें जो लेस प्राप्त हुआ वो 120। यहाँ इनके गुणनखंड करके जो ज्यादा बार आया है उन्हीं को हम बाहर लेंगे। अब इसमें देखते हैं 2 बार आया, इसमें 1 बार आया, इसमें 3 बार आया, तो 3 बार वाला यहाँ ले लेंगे। इसमें 3 एक बार भी नहीं आया, इसमें 1 बार आया, इसमें 1 बार भी नहीं आया, तो ज्यादा बार किसमें है, इसमें, तो वो ले लेंगे। और 5 सभी में 1 बार आया तो, और इनका गुना कर लेते हैं। इस तरह से इन सभी प्रश्नों का अपने जो लेस है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो अगला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, इसका जो लेस आया था वो था 120। इनका हम और देख लेते हैं 15, 60 और 75 का। तो अपनी जो साधारण जो विधि है वही करेंगे हम, 15, 60 और 75। गुणनखंड विधि से ये विधि है वो सरल है, इस विधि से आप आसानी से इसका लेस ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस विधि से आप आसानी से लेस ज्ञात करें। यहाँ सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे। इसमें जा नहीं रहा है, इसमें जा रहा है 30 रख देंगे, और इसमें नहीं जा रहा है तो 75। फिर 2 का देंगे, यहाँ 15, यहाँ 15 आएगा, 15 दूनी 30 और ये 75। अब इनमें किसी में भी 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का जाएगा। 3 का यहाँ 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 25 दिया 75। अब इसमें 5 का जा रहा है, 5 1 का 5, 5 1 का 5, 5 5 25। फिर यहाँ इसमें 5 का जा रहा है,
नीचे एक एक आने के बाद में इसको हम छोड़ देंगे और ये जो संख्या हैं इनको गुणा के रूप में लिख लेंगे। और जैसे 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5 और इनका गुना कर लेंगे। 5 को 5 से करेंगे 25, 3 से करेंगे 75, फिर 2 से करेंगे 150, फिर 2 से करेंगे तो 300। तो इनका जवाब आया अपना 300। तो इसका 15, 60 और 75 का 300 क्या है, लैस प्राप्त हो गया। लैस वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। इसी हिसाब से इस सवाल को आप हल करने की कोशिश करना। आज के इस वीडियो में हमने महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य के अर्थ को समझा, उसकी परिभाषा समझी और उनको ज्ञात करने की विधियों को पढ़ा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जो मैंने पढ़ाया वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मेरी सलाह है कि इन प्रश्नों का आप बार बार दोहरान करें, अभ्यास करें और अभ्यास करने से आप ऐसे प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकेंगे। और मेरे सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ाएं ताकि चैनल फेमस हो सके और दूर दराज तक ये जानकारियां लोगों तक पहुंच सके। बाय बाय।